Good morning, students. So, for thermodynamics 6th class, today's topic is limitation of first law of thermodynamics. मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ ने हमसे ये कहा था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, या इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपिचुअल मोशन मशीन, कि ऐसी किसी भी मोशन मशीन का निर्माण या फॉर्मेशन संभव नहीं है विच कैन डू वर्क विदाउट द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में आपने बहुत कुछ पढ़ा, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बट अनदर इज नॉट टेकिंग प्लेस। मतलब कि एक रिएक्शन होती है तो दूसरी क्यों नहीं होती है। वाई ऑलवेज हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हीट ट्रांसफ़र होती है, कभी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र क्यों नहीं होती। तो ये लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसका जवाब है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाने से पहले आपको कुछ टर्म आने चाहिए। टर्म नंबर 1 है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का हिंदी मीनिंग होता है स्वतः। स्वतः मतलब जो अपने आप हो जाए। तो ऐसी प्रोसेसेस, ऐसी केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय देयर ओन और ऑन इनिशिएशन, जैसे ऐसी रिएक्शन हैं जो अपने आप होती हैं या थोड़ा सा शुरुआत करके होती हैं। जैसे अगर आप एक गिलास में एक चम्मच नमक डाल देंगे तो ग्रेजुअली दैट नमक विल डिजॉल्व इन वाटर इटसेल्फ। सिमिलरली एक बार आपको मोमबत्ती को जलाना पड़ेगा। मोमबत्ती को एक बार जलाना पड़ेगा, दैट मीन्स इनिशिएशन करना पड़ेगा। फिर मोमबत्ती अपने आप जलती रहेगी, आपको उस मोमबत्ती के को जलते हुए देखते रहने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो जलेगी अपने आप, बस हवा ना चलनी चाहिए। तो सम प्रोसेसेस विच टेक प्लेस बाय देयर ओन और ऑन इनिशिएशन, जैसे नमक का पानी में घुलना अपने आप होता है। लेक, रिवर, सी से धीरे धीरे पानी का इवेपोरेशन अपने आप होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल विथ इनिशिएशन होगा, एक बार आपको जलाना पड़ेगा। इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए एक बार आपको हीट देनी पड़ेगी। आफ्टर दैट दे विल डिसोशिएट बाय देयर ओन। सिमिलरली लकड़ी का बर्न होना इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विथ इनिशिएशन। बट नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर दोज प्रोसेस विच कैन नीदर टेक प्लेस इटसेल्फ और नॉर ऑन इनिशिएशन। मतलब ऐसी प्रोसेसेस जो खुद से तो कभी नहीं होंगी और ना ही किसी इनिशिएशन से हो सकती हैं। जैसे जो आयरन नेल्स हैं या गोल्ड है, पानी में कभी नहीं घुलेगा। आप कितना ही गर्म कर दो, लेकिन कभी भी सोना, गोल्ड पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। आयरन का टुकड़ा कभी पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, आप कितना ही इसको गर्म कर लो, कुछ भी कर लो। हाँ, लेकिन सम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को मे बी मेड टू बी प्रोसीड बाय सप्लाइंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी पानी टंकी में से ऊपर से नीचे आता है, नीचे से टंकी में पानी ऊपर नहीं जाता, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ मोटर पंप वी कैन डू दिस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि समटाइम अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की पानी नीचे से ऊपर नहीं चढ़ेगा, बट दैट कैन बी मेड पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ मोटर पंप। ठीक है, ये है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस, कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो ड्राइव करती हैं। ड्राइव मतलब कि जो मेक पॉसिबल करती हैं कि यस दिस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, यस दिस प्रोसेस विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस। मतलब वो क्या है जिसकी वजह से कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुई। क्यों ऐसा हुआ कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र हुआ। तो ड्राइव फोर्सेस क्या हैं। ड्राइविंग फोर्सेस मतलब कि द फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इज कॉल्ड गाइस क्या आपका ड्राइविंग फोर्सेस। यानी कि ऐसे फोर्सेस जो जिनकी वजह से कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं बच्चों। फैक्टर्स नंबर 1 होता है एक्वायर मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू हैव
और एक्वायर मिनिमम एनर्जी। दैट मीन्स कोई भी सॉरी रिएक्शन ये चाहती है कि आई विल गो इन दैट डायरेक्शन जहाँ मेरी एनर्जी घट रही हो, क्योंकि जितनी एनर्जी घटती है, एनर्जी घटने का मतलब आप धीरे धीरे एनर्जी कम होते होते स्टेबल हो जाओगे। दैट मीन्स फॉर अ रिएक्शन टू बी स्टेबल, फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, वी विल इन दैट डायरेक्शन जहाँ एनर्जी घट रही होगी। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाने पर एनर्जी घटेगी। दैट्स वाई वी विल एक्वायर मिनिमम एनर्जी कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। दुनिया में ऐसी, देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा कि एज वी नो मोस्ट ऑफ द चेंजेस विच टेक प्लेस इन नेचर एक्वायर मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी, चाहे हीट का फ्लो हो चाहे कुछ भी हो। आप देखोगे ज़्यादातर जो रिएक्शनें होंगी वो सब क्या होंगी, एक्सोथर्मिक होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द ओनली एंड ओनली, दैट इज़ द वर्ड सोल क्राइटेरिया, कि क्या डेल्टा एच का नेगेटिव होना, एनर्जी का बाहर निकलना, इज़ दिस ओनली द क्राइटेरिया फॉर अ स्पॉन्टेनिटी? आंसर नो। दुनिया में ऐसी बहुत सारी प्रोसेस हैं विच विल टेक प्लेस बाय देयर ओन, जो स्पॉन्टेनियस भी हैं। जैसे बर्फ़ रखे रखे पिघल जाती है, पानी रखे रखे या कहते इवेपोरेट जाती है। ऑल दीज प्रोसेस आर गाइस कि आपका एंडोथर्मिक। तो बर्फ़ तो पिघली, बर्फ़ के पिघलने में एनर्जी रिलीज़ नहीं हुई, उल्टा एब्जॉर्ब हुई। पानी तो इवेपोरेट हुआ, उसमें तो एनर्जी निकली नहीं, उल्टा क्या कहते एब्जॉर्ब हुआ। तो ये कैसे स्पॉन्टेनियस हैं? तो इसलिए क्राइटेरिया नंबर 2 आता है टेंडेंसी टू हैव मैक्सिमम रैंडमनेस। टेंडेंसी टू हैव मैक्सिमम रैंडमनेस का मतलब होता है एवरी रिएक्शन इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन जहाँ उसका रैंडमनेस बढ़े। रैंडमनेस बढ़ना मतलब होता है आवारापन बढ़ना, नॉर्मल भाषा में, कि वी डोंट वांट दी स्ट्रिक्टनेस, वी डोंट वांट दी एवरी टाइम द एनवलप और शीट अराउंड अस दैट वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। हम चाहते हैं कि हमें आप फ्रीडम दीजिए, बिकॉज जितना हम फ्रीडम में रहेंगे उतना हम अपने काम को अच्छे से करेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग खुश रहेंगे। सिमिलरली फॉर अ रिएक्शन और एनी प्रोसेस जहाँ रैंडमनेस और डिसऑर्डर, आवारापन बढ़ेगा, वो रिएक्शन गाइस क्या होगी, आपकी स्पॉन्टेनियस होगी। दैट मीन्स आज के बाद आपके पास 2 क्राइटेरिया हैं फॉर अ रिएक्शन टू बिकम स्पॉन्टेनियस। या तो एनर्जी का घटना, यानी कि डेल्टा एच का नेगेटिव होना, या रैंडमनेस का बढ़ना, आवारापन का बढ़ना। जैसे मिक्सिंग ऑफ गैसेस, कि गैस एक बर्तन में थी, गैस दूसरे बर्तन में थी, दे कंबाइनिंग विथ ईच अदर, कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विफिकेशन ऑफ आइस, आइस का पिघलना, बिकॉज क्योंकि आइस सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाके अपनी रैंडमनेस बढ़ाएगी, डिसऑर्डर बढ़ाएगी। इवेपोरेशन ऑफ वाटर में क्या होगा कि पानी अगर वेपोराइज होगा तो वो गैस बन जाएगा, और गैस विल हैव मोर रैंडमनेस और डिसऑर्डर कंपेयर टू गाइस क्या आपका लिक्विड। फिर वही क्या, अब बताता हूँ आपको कि जो रैंडमनेस है उस रैंडमनेस को एंट्रोपी से नापते हैं। ये शायद थोड़ी देर बाद आ जाएगा कि रैंडमनेस को एंट्रोपी बोलते हैं। जैसे एनर्जी को इंथैल्पी बोलते हैं, वैसे ही रैंडमनेस को एंट्रोपी बोलते हैं, और एंट्रोपी को डिनोट करते हैं डेल्टा एस से, डेल्टा एस चेंज। तो क्या डेल्टा एस का पॉजिटिव होना इज़ ओनली द सोल क्राइटेरिया? जवाब नहीं। दुनिया में ऐसी बहुत सारी रिएक्शनें हैं जहाँ रैंडमनेस आपकी नेगेटिव भी हो रही होगी। जैसे सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी का जमना, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैस का क्या कहते लिक्विफाई होना। तो यहाँ पर तो आपका डेल्टा एस पॉजिटिव ना होकर डेल्टा एस नेगेटिव है। तो इसका मतलब अब हम इस निचोड़ पर पहुँचे हैं, या इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि दोनों जो फैक्टर्स हैं, चाहे वो टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी हो या टेंडेंसी टू हैव मैक्सिमम रैंडमनेस हो, इन दोनों को मिलाते हैं, यानी कि इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो जो नोट और कंक्लूजन है वो यही है कि इन दोनों में से कोई एक फैक्टर पर डिपेंड करेगी, जो फैक्टर मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगा वो जीत जाएगा। यानी कि या तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो एनर्जी घटेगी, या रैंडमनेस बढ़ेगा। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। और दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एनर्जी घटेगी, घटी हुई एनर्जी में आप डिसऑर्डर नहीं बढ़ा सकते, और बढ़े हुए डिसऑर्डर में आपकी एनर्जी घट सकती नहीं है। तो दोनों साथ नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे के सपोर्टिंग फैक्टर नहीं है, दोनों एक दूसरे के अपोजिंग फैक्टर है। यानी कि अगर एनर्जी घट रही होगी तो फिर आवारापन नहीं बढ़ रहा होगा, रैंडमनेस नहीं बढ़ रहा होगा, और अगर रैंडमनेस बढ़ रहा होगा तो एनर्जी नहीं घटेगी। इसलिए दोनों चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। तो एक टाइम पर अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। देखो, अगर एनर्जी बढ़ रही होगी तो रैंडमनेस
बढ़ सकती नहीं है। तो जो भी केसेस हैं, इन केसेस को मिलाकर अल्टीमेटली एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी जब दोनों में से कोई भी एक फैक्टर क्या करेगा, आपका जीत जाए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आप लोग को कि एंट्रोपी एस इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रेंडमनेस। इसी से हम लोग रेंडमनेस और डिसऑर्डर निकालते हैं एंट्रोपी का। और जैसे हम लोग हर बार इंथैल्पी लेके चेंज लेते हैं, वैसे ही एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस क्या होगा, एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट या S2 माइनस S1 की फाइनल स्टेट अपॉन माइनस इनिशियल स्टेट। दिस वन इज चेंज इन एंट्रोपी। अब सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी क्या है बच्चों, कि किसी भी प्रोसेस के लिए अगर सिस्टम में एंट्रोपी बढ़ेगी तभी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, कि आंसर एंट्रोपी इंक्रीमेंट इज द मेजर ऑफ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, बढ़िया। आपको ज़्यादा समझने की नहीं है, ये समझना पड़ेगा कि डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी होता है, वेयर डेल्टा एच इज द चेंज इन एंथैल्पी एंड टी इज द टेम्परेचर। तो आपको समझना पड़ेगा किसी भी रिएक्शन के लिए चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, अब ये अलग अलग कंडीशन की एंट्रोपीज़ हैं, जैसे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। बट दिस इज माय हार्टली रिक्वेस्ट टू यू कि इसको ज़रा सिंपल समझिएगा, कि क्योंकि फ्यूजन में आप सॉलिड से क्या बने, लिक्विड बने, गलाया ना आपने, तो एस डेल्टा एस फ्यूजन इक्वल टू क्या होगा, एस लिक्विड माइनस एस क्या सॉलिड। ये तो होगा S2 माइनस S1 कि क्या बने, लिक्विड बने, किससे, सॉलिड से, विच इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। इस तरह से वेपोराइजेशन में क्या हुआ कि क्या बने, वेपर बने, किससे बने, लिक्विड से बने, डेल्टा एच अपॉन टी। और सब्लिमेशन में डायरेक्ट सॉलिड से क्या बने, गैस बने, यानी कि वेपर बने सॉलिड से। तो कुछ नहीं, ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या डायरेक्ट सॉलिड से गैस। तो इसको इसको क्या कहते हैं, आपका फ्यूजन बोलते हैं, इसको आपका वेपोराइजेशन बोलते हैं, इसको आपका क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। और आप समझते हैं कि डेल्टा एस इक्वल टू का क्या होता है, हमेशा S2 माइनस S1, तो लिक्विड माइनस सॉलिड, वेपर माइनस लिक्विड, वेपर माइनस सॉलिड, और डेल्टा एच अपॉन टी से। ये टी बी क्यों है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट होगा। टी एफ क्यों है, क्योंकि फ्यूजन मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो टी एफ स्टैंड फॉर यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, टी बी स्टैंड फॉर आपका बॉइलिंग पॉइंट। इस बात को समझिएगा। ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, इनकी वैल्यू दी गई होंगी, आप इनको पुट करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, याद रखना कभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। अब चेंज इन एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। चेंज इन एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन अगर केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है और नहीं डिपेंड करता है किस पर, आपके पाथ पर, तो उसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। हालांकि इससे इतना बड़ा बता रखा है, इतना बड़ा जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको सिंपल भाषा में समझिए कि चेंज इन एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर आप इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करें और पाथ पे डिपेंड ना करें तो उसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। ये समझाने की कोशिश की गई होगी क्या, कि एक सिस्टम होगा, एक सराउंडिंग होगा, सराउंडिंग को आपने रिजर्वायर बनाया होगा, तो आप कहोगे कि अगर सिस्टम की एनर्जी घट रही होगी तो सराउंडिंग की बढ़ रही होगी, या इसका उल्टा, अगर सराउंडिंग की घट रही होगी तो सिस्टम की बढ़ रही होगी। अल्टीमेटली कुल मिलाकर जो एक नेट डेल्टा एस निकल रहा होगा तो वो जीरो निकल रहा होगा। और डेल्टा एस नेट जीरो निकलने का मतलब ये हुआ कि पूरे चेंज में जो एंट्रोपी है ना तो बच रही है ना कम हो रही है। इसका मतलब कोई चेंज तो है ही नहीं एंट्रोपी में। यानी देखो, अगर कुछ बच जाती, यानी कि अगर आप एक रास्ते से गए और वहाँ पर एंट्रोपी 10 खर्च हुई, दूसरे रास्ते से आए और वहाँ पर 8 ही बचे आपके, तो कुल मिलाकर एंट्रोपी थोड़ा थोड़ा बच जाएगी कहीं से भी, चाहे वो कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, तो तब वो स्टेट फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि चाहे एक्सपेंशन हो रहा हो चाहे कंप्रेशन हो रहा हो, कुल मिला के नेट जो डेल्टा एस आ रहा है, इसको देखना चाहिए, आप देख सकते हैं, नोट्स आपके पास है, जो नेट डेल्टा एस आ रहा है वो जीरो आ रहा है। तो नेट डेल्टा एस आने का मतलब ये आपका क्या, आपका स्टेट फंक्शन है। ठीक है, चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आएगा वो तब आएगा जब आपको क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन पता होगी और आपको कुछ टर्म पता होंगे, स्पॉन्टेनियस, एंट्रोपी। इसलिए पहले आपको हम लोगों ने स्पॉन्टेनियस और एंट्रोपी पढ़ाया। तो अब देखिए, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के वेरियस स्टेटमेंट हैं 5। आप केवल 1 या 2 पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ना। ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ और नेचुरली अकरिंग प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकल इरिवर्सिबल। दैट मीन्स कि जो प्रोसेस खुद से होती हैं वो इरिवर्सिबल होती है। जैसे कि नमक का पानी में घुल जाने के बाद, ठीक है, जैसे देखो, जैसे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होती।
ठीक है, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब कि वो एक ही डायरेक्शन में होंगी, दोबारा बैक डायरेक्शन में नहीं हो सकती हैं। हाँ, अगर आप चाहो उसको रिवर्स करना तो आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन आपको बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज naturally occurring process are all thermodynamically irreversible. Second, they can be made reversible by the applying external energy or by the help of external source. जो तीसरा स्टेटमेंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी रिएक्शन की एंट्रोपी जो होगी वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी अगर वो प्रोसेस क्या आपकी स्पॉन्टेनियस है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एस टोटल आएगा सिस्टम और सराउंडिंग का वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो यही तो पढ़ा आप लोगों ने कि किसी भी रिएक्शन के होने के लिए अगर उसको स्पॉन्टेनियस होना है तो या तो एनर्जी घटनी है या एंट्रोपी बढ़नी है, क्योंकि अभी तक का एनर्जी खूब पढ़ चुके हैं। इसलिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केवल और केवल एंट्रोपी के बारे में बात करता है और जो कहता है कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के होने के लिए जो टोटल एंट्रोपी होगी दैट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, और ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर नेचुरली अकरिंग आर इरिवर्सिबल, दे कैन बी मेड रिवर्सिबल बाय ओनली एंड ओनली क्या अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। तो इन 5 में से आपको 2 स्टेटमेंट याद करने चाहिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो लास्ट वाला है कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो टोटल एंट्रोपी होगी वो हमेशा क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ क्या है कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नेचुरल अकरिंग प्रोसेस एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, दैट मीन्स इट कैन बी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वेयर एज इट्स एंट्रोपी इंक्रीजेज। दैट मीन्स कि जब भी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो उसकी एनर्जी तो कंजर्व रहेगी और हमेशा एंट्रोपी का ही क्या होगी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को आना चाहिए बच्चों। अब इसमें लास्ट टॉपिक बचता है मेरे ख्याल से, शायद अब चैप्टर ख़त्म की ओर ही है ये, गिब्स फ्री एनर्जी। देखेंगे हमारे कोर्स में है या नहीं है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा बहुत पढ़ा के मैं आपको ये चैप्टर क्या कर दूंगा, आपका ख़त्म कर दूंगा। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।